सो हे गाइज, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर सॉलिड स्टेट जो है फर्स्ट वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है सॉल्यूशंस। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत थॉरोली पढ़ेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन का क्या है। ज़्यादा हार्ड तो चैप्टर नहीं है जैसे सॉलिड स्टेट था। सॉलिड स्टेट भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मतलब समझने में डिफ़िकल्ट है, पढ़ने में हार्ड नहीं है, थियोरेटिकल है आधा। लेकिन सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो बेस्ट चैप्टर है, मतलब बहुत इजी चैप्टर है, मतलब बहुत स्कोरिंग और बहुत इजी चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो उसे हम डील करेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हमारी परंपरा जैसे वरदान बैच की कि स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम बेसिक, तो वही से करेंगे। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। समझ लो पहले सॉल्यूशन क्या है। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। क्या बोल रहा? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो देखो, एक सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, गिव्स सॉल्यूशन। सही है। अब ये क्या नई चीज है क्या आपके लिए? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन ही नई चीज है? नहीं सर, 8th-9th में ही तो था हमें ये। सही बात है, था दोस्त, इसीलिए थोड़ा फास्ट लिखा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। लेकिन बहुत जनों ने तब पढ़ाई नहीं की थी, पता है मेरे को, वैसे ही पास हो गए। तो अभी देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, इतना पता है। कौन सा कितने मात्रा में है ये पता है कि आपको? सॉल्यूट कम है कि ज़्यादा रहता है? तो देखो, सॉल्यूट जो है वो कम रहता है और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा रहता है। क्या? ज़्यादा रहता है। तो मतलब सॉल्यूट कम रहता है। एग्जाम्पल नींबू पानी का लिया तो नींबू जो है वो कम रहेगा, वो सॉल्यूट रहेगा। और जब पानी रहता है, पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब देखो, यहाँ लिखूंगा मैं लेमन प्लस वाटर, या लिखेंगे हम लेमनाइड। क्या लिखेंगे हम? लेमनॉइड। एक मिनट, लेमोनाइड। समझ में आया? मतलब नींबू पानी, नींबू मतलब सॉल्यूट, पानी मतलब सॉल्वेंट, और नींबू पानी मतलब सॉल्यूशन। अब ये मत बताना सर शक्कर और नमक रह गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, तुम तो रेसिपी बुक ही खोल के बैठे हैं, ऐसा नहीं करना। एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल को समझो, भावनाओं को समझो भी। तुम क्या कर रहे हो? तो देखो, सोल्यूट मतलब लेमन, सॉल्वेंट मतलब वाटर, गिव्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब नींबू पानी। समझ में आया इतना? तो अभी सॉल्यूशन कितने पार्ट में डिवाइडेड है और किस बेसिस पे वो देख लेते हैं फटाफट। तो देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे, लेकिन किस, ऑन व्हाट बेसिस द सॉल्यूशंस आर फर्दर क्लासिफाइड। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडेड। नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब कितने सॉल्यूट है और कितने सॉल्वेंट है सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसके बेसिस पे। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब क्या होता है? दो होता है। बाइनरी मतलब क्या होता है? दो। तो समझ लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कंटेन टू कंपोनेंट्स। बाइनरी मतलब क्या बोला उन्होंने? कंटेन टू कंपोनेंट। तो कैसे सर? सॉल्यूशन आया मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो आ जाएगा। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। सही है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। अभी सर बाइनरी क्यों लिखा और यहाँ टू कंपोनेंट क्यों? यहाँ पे दोस्त एक सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा टू फॉर्म सॉल्यूशन। देखो, दो कंपोनेंट होगा, एक ये, एक सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। अभी एक सॉल्यूशन मत बोलना दोस्त, दो सॉल्यूट और दो सॉल्वेंट भी रहना तो भी सॉल्यूशन एक ही बनने वाला है। तो एक सॉल्यूशन नहीं बोलना, ऐसे एक सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन बोलना। सही है, परफेक्ट, समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सेकंड देख लेते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन देखते हैं हम? टर्नरी सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, टर्नरी मतलब 3, तो कंटेन्स 3 कंपोनेंट। सर वो जाने दो, सबसे पहले सॉल्यूशन मतलब यहाँ सॉल्यूशन लिखा है ना, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो वो लिखो। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूट, एक मिनट, हैंड राइटिंग बहुत गंदी आ गई है।
या लिखेंगे हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सोल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सोल्यूशन। अभी समझ लो टर्नरी मतलब क्या, तीन कंपोनेंट, यहाँ लिखे है ना टर्नरी मतलब क्या होता है, तीन कंपोनेंट, सही है। टर्नरी मतलब तीन कंपोनेंट, मतलब यहाँ सर तो अब कैसे क्या लिखेंगे, एक बात ध्यान रखना, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो क्या रहेगा, वो सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्वेंट हमेशा हर टाइप ऑफ सोल्यूशन में एक ही रहेगा, हमेशा सॉल्वेंट एक रहेगा। तो एक तो यहाँ दे दिया सर, मतलब एक सॉल्वेंट, तो सोल्यूट तो दो आएंगे सर बराबर, क्योंकि तीन कंपोनेंट है ना, यहाँ कितने कंपोनेंट है टर्नरी में, तीन कंपोनेंट, मतलब दो सोल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट। समझ में आया बाइनरी और टर्नरी। अभी क्वाटरनरी देखते हैं। क्वाटरनरी मतलब क्या होता है, चार, मतलब चार कंपोनेंट। सर वो जाने दो ना, सोल्यूशन है ना, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो लिख दो पहले। तो ये देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सोल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, सही है। तो सर अभी कितने सोल्यूट कितने सॉल्वेंट, अरे दोस्त तेको तो बताया ना मैंने कि सॉल्यूशन बनाते समय सोल्यूट हमेशा एक ही रहेगा, लिखो एक। और अभी सर एक तो लिख दिया यहाँ, एक मिनट, एक लिख दिया सर, अभी एक लिखा ना, एक सॉल्वेंट हो गया। अभी क्वाटरनरी का मतलब क्या है, फोर, क्वाटरनरी का मतलब क्या है, फोर। तो एक सॉल्वेंट हो गया, मतलब कितने सॉल्यूट हो जाएंगे, तीन सॉल्यूट हो जाएंगे, मतलब कितने सॉल्यूट हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे तीन हो जाएंगे, सही है, एकदम परफेक्ट। मतलब समझ में आया, मेरे तरफ देखो। बाइनरी, बाइनरी मतलब एक सोल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट। टर्नरी, टर्नरी मतलब दो सोल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट। क्वाटरनरी, क्वाटरनरी मतलब तीन सोल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट। समझ में आया, परफेक्ट। लिखना है, सब नोट्स बनानी है, इसकी हैंड रिटन नोट्स बनानी है, अपनी पेन और कॉपी लेके ही बैठना है, लेक्चर देखते देखते नोट्स बनानी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड आगे पीछे सब करे, लेकिन नोट्स सरलता से बनाए। जो मैं बीच बीच में बोलता हूँ ना, कभी कभी इंपॉर्टेंट अगर आपको लगा सर ने जो बोला अभी, जो वर्ड या फिर वो सेंटेंस, वो हमें याद रहने के लिए बहुत ईजी जाएगा, तो फटाक से लिख लेना हिंदी में। और बुक ऐसी बनानी कि जिसने पढ़ा नहीं है ना, उसको लगे इसने क्या लिखा, कितना गंदा लिखा। मतलब अगर हमारा बोर्ड्स में रॉन्ग होने वाला है वो, तो यही बड़ा एरो कर लेना, बड़ा क्रॉस कर लेना लाल पेन से, ताकि बुक भला ही गंदी दिखे, लेकिन हमारे दिमाग को स्ट्राइक होना चाहिए कि ऐसा लिखना नहीं है, हमने क्रॉस किया था, सही है। समझ में आया, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे के टाइप पे। तो चलो अभी देखो, सेकंड है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एक है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब क्या, शक्कर पानी बनाया कभी घर पे, शक्कर प्लस पानी, शक्कर क्या रहेगा, सोल्यूट। अभी देखा हमने कम मात्रा में जो है वो सोल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट। इतना समझ में आया, तो समझ लो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, मतलब शक्कर प्लस पानी गिव शक्कर पानी। तो शक्कर का नेचर क्या है, शक्कर सॉलिड है सर, और वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है सर। तो बन क्या रहा सर, बन तो शक्कर पानी रहा। तो नेचर आपने डिसाइड किया, शुगर का नेचर क्या है, शक्कर ये सॉलिड, और पानी का नेचर क्या है सर, लिक्विड। तो वही तो हमें पढ़ना है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। उस बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन नेचर, उसके नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया है। अभी क्या किया है, कैसे किया है, कौन कौन से टाइप है, सब हम सरलता से देखेंगे। तो चलो पहला है देखो सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल देख लेते हैं। जो मैंने बोला वो अभी शुगर प्लस वाटर गिव्स शुगर वाटर, गिव्स शुगर वाटर। समझ में आया पहला एग्जांपल। कुछ उसकी डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं, एग्जांपल्स है, क्योंकि सीईटी में और कभी कभी बोर्ड्स में भी एमसीक्यू पैटर्न है, सही है ना। तो वो पूछ लेते हैं शुगर प्लस वाटर इज अ टाइप ऑफ, तो हम लिखेंगे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सही है। सेकंड देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड। कौन था, लिक्विड इन लिक्विड। ये काम की चीज़ है आपकी, ध्यान देना इसमें।
लिक्विड इन लिक्विड। एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल क्या है, एल्कोहल इन वाटर। दिमाग घुमा सबका, चढ़ी तो नहीं ना, क्योंकि लेने की है। एल्कोहल चैप्टर पूरा है, उसमें लेना ही पड़ता, मतलब रियलिटी में नहीं रे, माइंड में लेना पड़ता। तुम तो चले ही जाते हो, ऐसा नहीं करना, गंदा रहता हो। मैंने भी आज तक नहीं ली, तुम भी मत लेना। तो देखो, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल एल्कोहल प्लस वाटर। क्या बोलेंगे हम? एल्कोहल प्लस वाटर। ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखा तो भी चलता, शुगर वाटर, सिर्फ इतना लिखना है। एग्जाम्पल क्या हो गया सेकंड का? एल्कोहल इन वाटर। अभी थर्ड, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा? बोलो बोलो जल्दी। गैस इन लिक्विड हो जाएगा, कोका कोला पिए कभी? कोका कोला में क्या रहता है? एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब गैस इन लिक्विड, मतलब अबे H2CO3 कार्बोनिक एसिड डाला जाता है उसमें, प्लस वाटर। वो बात छोड़ दो अभी। गैस इन लिक्विड का मतलब एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल एरिएटेड ड्रिंक, एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स। समझ में? परफेक्ट, पहला एग्जाम्पल कंप्लीटेड। दूसरा बोल सकते हैं CO2 इन वाटर, CO2 इन वाटर। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम एग्जाम्पल? CO2 इन वाटर, क्योंकि गैस ही है ना, गैस पानी में जा रहा है, इसका मतलब गैस इन वाटर। सिंपल तो बात है। एग्जाम्पल्स है। अब एग्जाम्पल्स ध्यान कैसे रखना? सॉलिड इन लिक्विड, फिर लिक्विड इन लिक्विड, फिर गैस इन लिक्विड। मैंने कैसा ध्यान रखा था? शक्कर पानी में, नींबू पानी में, गैस पानी में इक्वल्स टू नींबू सोडा। क्या बोल रहा मैं? समझ में आया? शक्कर पानी में, नींबू पानी में, नींबू मतलब वो नींबू का रस, समझ में आ रहा ना? नींबू पानी में, गैस पानी में इक्वल्स टू नींबू सोडा। देखो, सॉलिड इन लिक्विड मतलब शक्कर पानी में, लिक्विड इन लिक्विड मतलब नींबू पानी में, गैस इन लिक्विड मतलब CO2 पानी में इज इक्वल्स टू नींबू सोडा। हाँ सही है बेटा, ऐसी कुछ ट्रिक्स बनानी है हमें, याद रखनी पड़ती है। किसी के पास ट्रिक होगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्योंकि बहुत क्रिएटिव हो आप, मुझे बताना बहुत क्रिएटिव हो। बहुत से टीचर नहीं पूछते, उनको नीचेपन लगता, छोटापन लगता कि बच्चों से क्या पूछेंगे हम। अपन नहीं, अपन बच्चे के जैसा ही बिहेव करेंगे और बच्चे को बहुत सरलता से पढ़ाएंगे, उसके लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, उसी के स्टाइल से पढ़ाएंगे। सही है? तो चलो इतना समझ में आया आपको, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आगे बढ़ते फिर आप देखो, अभी हमने 3 देखा, लेकिन एक्चुअल में वो 9 है। कैसे क्या पढ़ना है इसे? ये MST CET वाले जो है, और JEE वाले, और नीट वाले, उनके लिए गॉड है। क्या है? गॉड। एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही इसमें से, ये टेबल में से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, भला ही वो MST CET रहे, JEE रहे या नीट रहे, एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब रहेगा। तो पढ़ना है तो पढ़ लो। स्टेट बोर्ड में तो नहीं आता है दोस्त, स्टेट बोर्ड में जो मैंने 3 दिखाए वही आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। लेकिन हम सब पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ठान लिया टेक्स्ट बुक का एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखो, गॉड को हटा देते हैं, बाकी ये रहने देते हैं। देखो, सॉलिड इन लिक्विड मतलब सी वाटर। सी वाटर कैसे का सर? सी वाटर मतलब NaCl प्लस H2O गिव्स सी वाटर, गिव्स सी वाटर, खारा पानी। सी वाटर में क्या रहता है? नमक रहता है। NaCl बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ मिलता है, इसलिए वो क्या सॉलिड इन लिक्विड में आता है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है एक एग्जाम्पल। सेकंड है बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। थर्ड है शुगर इन वाटर, जो हमने देखा। उसके बाद मेटल अलॉय सच एज ब्रास, ब्रोंज, आयोडीन एक्सेट्रा। जो एंट्रेंस वाले है ना, ये एग्जाम्पल है ना, रट लेना है दिमाग में, ऐसे प्रिंट करके ले लेना है। समझ में आ रहा है? देखो, सेकंड सॉलिड इन लिक्विड, मेटल अलॉयज सच एज brass, bronze, iodine. This liquid in liquid, liquid in solid, liquid in gas, gas in liquid, gas in solid, gas in gas. ये कुछ है 9 टाइप्स, इसे आप रट लीजिए। जो भी एंट्रेंस वाले, जो एंट्रेंस वाले नहीं है वो 2 बार पढ़ तो लेना कि बस समझ में आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये इरेज कर लेता हूँ फटाक से।
देखो अभी देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक मिनट मच्छर आया। हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहता है देख लेते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सैचुरेटेड है यहाँ और यहाँ सुपर सैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड और एक सुपर सैचुरेटेड, क्या रहता है देख लेते हैं। व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट अंडर द कंडीशन एट विच द सोल्यूशन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज सोल्यूशन। क्या, जब भारी मात्रा में आप सोल्यूट डालोगे, समझ लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसकी कैपेसिटी क्या है, 4 चम्मच शक्कर वो डिज़ोल्व कर सकता है, मतलब 4 चम्मच शक्कर वो डिज़ोल्व करेगा। उससे अगर ज़्यादा आपने डाला तो वो नीचे ऐसा नीचे बच जाएगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। एक लिमिट रहती है हर चीज़ की डिज़ोल्व होने की। तो अगर एक ग्लास ऑफ वाटर 4 चम्मच चीनी को अगर डिज़ोल्व कर सकता है तो करेंगे, 4 चम्मच डाले, उसको घुमाया, डिज़ोल्व हो गया, तो नीचे आपको कुछ नहीं दिखेगा, रेसिड्यू मतलब बचा कुचा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन 4 से ज़्यादा अगर आपने डाला, घुमाया, तो वो 4 की क्षमता रखेगा, तो 4 डिज़ोल्व करेगा, बाकी का उसके नीचे रेसिड्यू वैसे का वैसा मिलेगा। हाँ, भला ही वो छोटी छोटी शक्कर हो जाएगी लेकिन पूरी वो डिज़ोल्व नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो यही है, व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट अंडर द कंडीशन द सोल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब यहाँ किस चीज़ की बात कर रही है, एक ग्लास ऑफ वाटर 4 चम्मच चीनी डिज़ोल्व कर सकता है ना, तो यहाँ बोला है मैक्सिमम अमाउंट, मतलब 4 चम्मच शक्कर ही हमें ऐड करनी है वाटर में, फिर वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। मतलब देखो, अगर किसी सोल्यूशन में सब चीज़ डिज़ोल्व हो चुका है तो उसे हम सोल्यूशन कहेंगे। अगर थोड़ी सी भी शक्कर नीचे बची अनडिज़ोल्व्ड तो उसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सही है, इसीलिए लिखा अंडर द कंडीशन द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कहाँ लिखा है, ये देखो, अंडर द कंडीशन द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब जब पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसे सॉल्यूशन कहेंगे। अगर पूरा डिज़ोल्व ही नहीं हुआ तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। अब पढ़ा है ना 8th में आपने, होमोजीनियस मतलब ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, पानी के बीच में कंकर नहीं दिखने चाहिए। तो समझ में आया, होमोजीनियस मिक्सचर। तो चलो बैक टू आर ये, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहा, 4 चम्मच चीनी, ग्लास ऑफ वाटर, पूरा डिज़ोल्व हो गया, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इतना ध्यान रखना। एग्जांपल के साथ बताया आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट अंडर द कंडीशन द सॉल्यूशन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड देख लेते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहता है सर, बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, the solution that contain more solute than it can hold at room temperature is called a super saturated solution। अभी वो एग्जाम्पल, एक ग्लास ऑफ वाटर 4 चम्मच चीनी डिज़ोल्व कर सकता है, तो वो डिज़ोल्व करने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन उसमें और 2 चम्मच चीनी ऐड की तो वो कैसे डिज़ोल्व नहीं होगी, भले ही वो छोटी छोटी हो जाएगी लेकिन नीचे रेसिड्यू रहेगी, नीचे प्रेजेंट रहेगी। तो नीचे प्रेजेंट है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन तो नहीं कहलाएगा। मतलब व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट अंडर द कंडीशन द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये वर्ड जहाँ पे आया तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसका क्या एग्जाम्पल है हमारा, एक ग्लास ऑफ वाटर 4 चम्मच चीनी डिज़ोल्व हो गया, खत्म। लेकिन सुपर सैचुरेटेड, देखो ना वर्ड पे ही लिखा है सुपर सैचुरेटेड, मतलब व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट देन इट कैन होल्ड एट रूम टेम्परेचर, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे उतना नहीं सह सकता। अगर देखो अपने पानी में आधा डब्बा इतना बड़ा चीनी डाल दिया तो रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, घुलेगा नहीं। वैसे ही अगर हमें उससे गैस पे रख दिया, हीट दी, तो क्या हो जाएगा, वो चाशनी बन जाएंगी। चाशनी में ज़्यादा अमाउंट में शुगर रहती है, देखा है आपने, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है। मतलब वो रूम टेम्परेचर पे नहीं बनता दोस्त, रूम टेम्परेचर पे बन ही नहीं सकता
उसे हीट देना पड़ेगा या तो फिर डिफरेंट कंडीशंस रहती है उसके लिए। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या कहेंगे हम? द सोल्यूशन दैट कंटेन मोर सोल्यूट दैट इट कैन होल्ड एट रूम टेम्परेचर, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे उतना डिजोल्व नहीं कर सकता, इतनी मात्रा में सोल्यूट है उसको, तो वो सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब एग्जांपल के माध्यम से बताओ, सैचुरेटेड मतलब 1 ग्लास ऑफ वाटर, 4 चम्मच चीनी, डिजोल्व हो गया, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर 3 चम्मच और चीनी डाली और वो नीचे अनडिजोल्व रही, तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहेंगे उस सोल्यूशन को? उस सोल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। चलो आगे बढ़ते। हियर सम सोल्यूट रिमेन्स अनडिजोल्व्ड, एंड डिजोल्व नहीं चाहिए, यहाँ अनडिजोल्व चाहिए, अनडिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट। मैंने वही बताया ना, रेसिड्यू रहेगा छोटा नीचे कुछ ना कुछ। अभी देखो सॉल्युबिलिटी, अभी सॉल्युबिलिटी क्या होता है समझ लो। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्वेंट की क्षमता, सॉल्वेंट की कैपेसिटी टू डिजोल्व इन सोल्यूट, मतलब सॉल्वेंट कितना सोल्यूट डिजोल्व कर सकता है, उसकी कैपेसिटी मतलब सॉल्युबिलिटी। समझ में आ रहा? सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है समझ लो। ये चीनी की प्लेट है, शुगर, और ये ग्लास ऑफ वाटर है, वाटर। अगर ये 4 चम्मच 4 स्पून 4 चम्मच अगर शक्कर वो डिजोल्व कर सकता है, तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएंगी? सोल्युबिलिटी 4 हो जाएगी। क्यों? उसकी कैपेसिटी है ना, वो सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है टू डिजोल्व इन सोल्यूट, टू रिमेन सोल्यूट नहीं, सोल्यूट पूरा डिजोल्व होना चाहिए वो सॉल्वेंट में, तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो कैपेसिटी है टू डिजोल्व इन सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी। समझ में आया? फिर सोल्युबिलिटी क्या है? तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी। कौन से फैक्टर्स है जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो हम देख लेते हैं फटाफट। देखो सबसे पहला नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या बोल रहा मैं? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी हम इसको थॉरली एक एक चीज से देख लेंगे। देखो पहला नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला लाइक डिजोल्व इन लाइक, इसका मतलब क्या? लाइक डिजोल्व इन लाइक का मतलब होता है पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या? सब बताता हूँ। 11th में पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सब्सटेंस पढ़े, सोल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा मैं। पोलर एलिमेंट, पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड या फिर पोलर सब्सटेंस बोलाऊंगा, आपने बोला है, पढ़ा है कभी? देखो पोलर मतलब क्या होता है? जो पोल्स बनाते हैं, जो पोल्स बनाते हैं, जो पोल्स बनाते हैं। सही है? ये जिनको नहीं पता ना वो अपनी बुक में ऐसे ही लिखना, जो पोल्स बनाते हैं। नॉन पोलर और नॉन पोलर नीचे, उसका हम बाद में देखेंगे। जो पोल्स बनाते हैं मतलब HCl कौन से पोल बनाता है? H+ पॉजिटिव पोल बनाता है और Cl नेगेटिव पोल बनाता है। सही है? ये क्या हो गया? ये पोलर कंपाउंड हो गया, मतलब आयंस फॉर्म करते हैं आपकी भाषा में, या फिर पोल्स फॉर्म करते हैं। सही है? तो देखो सब इरेज कर लेता हूँ। हाँ देखो, अभी पोलर डिजोल्व इन पोलर मतलब NaCl एक पोलर कंपाउंड है ना। NaCl जब डिजोल्व होता है Na+ पॉजिटिव आयन भी देता है और Cl नेगेटिव आयन भी देता है, मतलब पॉजिटिव पोल भी फॉर्म करता है, नेगेटिव पोल भी फॉर्म करता है। प्लस H2O H2O भी एक पोलर कंपाउंड है। H2O, एक मिनट, H2O गिव्स H+ प्लस OH नेगेटिव। सही है? पढ़ा है ना आपने ये 11th में, भाई 12th में गए ना आप, 11th में तो ये सब है चीज़, 10th में भी है। महाराष्ट्र बोर्ड को काहे चिंता कर रहे हो तुम? बहुत जनों को पढ़ा है, जिनको नहीं पता था मैंने बता दिया ना अभी। जो पोल्स बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पोलर सोल्यूट या पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। सोल्यूट सॉल्वेंट तो कुछ नहीं है। देखो NaCl मतलब नमक छोटी मात्रा में रहता है, तो सोल्यूट NaCl क्या हो जाएगा? सोल्यूट। और H2O मतलब पानी तो बड़े मात्रा में रहता है नमक पानी बनाने के लिए, तो H2O क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, एक मिनट, H2O हो जाएगा सॉल्वेंट। तो देखो दो पोलर डिजोल्व इन पोलर, तो ये बन जाएगा NaOH प्लस HCl। मैं सही बताऊँ? इतना ही याद रखना है आपको, इतना ही याद रखना है, दैट्स इट। ये मैं लिख देता हूँ फिर भी बच्चों के लिए, कोई टेंशन नहीं, इतना ही याद रखना है। मतलब
Cl plus H2O gives NaOH plus HCl, मतलब पोलर डिजॉल्व इन पोलर। एक पोलर सोल्यूट दूसरे पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता दूसरे इसमें। समझ में आ रहा है? एक पोलर सोल्यूट दूसरे पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा है यहाँ लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक। सही है, लाइक डिजॉल्व्स इन। तो गाइस अभी देखो नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन पोलर सोल्यूट का मतलब क्या है। देखो नॉन पोलर सोल्यूट मतलब जो पोल्स नहीं बनाता, जो पोल्स नहीं बनाता। एक मिनट, जो पोल्स नहीं बनाता। सही है, परफेक्ट, जो पोल्स नहीं बनाता। ऐसे ही आपको लिखना है अगर आपको पता नहीं है पोल्स और पोलर और नॉन पोलर के बीच का डिफरेंस। तो सही है, देख लो यही पोलर और नॉन पोलर के बीच का डिफरेंस है। तो चलो अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ हम लिखेंगे बेंजीन। क्या लिखेंगे? नॉन पोलर सॉल्यूट कौन सा है? बेंजीन। बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं C6H6। अब इसमें क्या पोल्स बनेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बनेंगे, तो हम इसे ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ, एक मिनट, हाँ ये हो गया। तो इसे इरेज कर लेते हैं, एक मिनट में रुको। इसे हम लिखेंगे बेंजीन प्लस नेफ्थलीन। क्या लिखेंगे? बेंजीन प्लस नेफ्थलीन गिव्स, क्या बेंजीन प्लस नेफ्थलीन गिव्स, तो हमें प्रोडक्ट लिख देंगे यहाँ। क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट, क्योंकि हमें क्या बताना है? नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ये है नॉन पोलर सोल्यूट। नॉन पोलर सोल्यूट, नॉन पोलर सोल्यूट नहीं है दोस्त, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। एक मिनट रुको, उल्टा हो गया, यहाँ लिखना पड़ेगा नेफ्थलीन डिजॉल्व्स इन बेंजीन। क्या बोलेंगे हम? नेफ्थलीन प्लस बेंजीन, नेफ्थलीन प्लस बेंजीन। बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है, वीन सॉल्वेंट, और नेफ्थलीन क्या है? सोल्यूट है। नेफ्थलीन क्या है? सोल्यूट है, और बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है। तो समझ लो नेफ्थलीन प्लस बेंजीन, प्रोडक्ट क्या है वो देखना नहीं है रे। नॉन पोलर सोल्यूट मतलब नेफ्थलीन, और नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब बेंजीन। मतलब नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे पोलर में NaCl डिजॉल्व्स इन H2O, दोनों भी पोलर कंपाउंड है, यहाँ पे भी दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है। कौन थे? नेफ्थलीन प्लस बेंजीन। नेफ्थलीन मतलब पता है आपको? डांबर गोली, पता है डांबर गोली? उसे नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं, वो नेफ्थलीन है, उसे नेफ्थलीन कहते हैं। सही है, समझ में आया? फ्रेगनेंस पर्पज से यूज़ किया जाता है और लेबोरेटरीज में अलग अलग काम के लिए यूज़ करता है। आपके कुछ काम का नहीं है वो चीज़। तो चलो इतना समझ में आया, नोट्स बना लिए इतने। अभी आगे के लेक्चर में बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन, व्हाई नेफ्थलीन डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉट इन वाटर। बढ़िया क्वेश्चन, व्हाई नेफ्थलीन डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉट इन वाटर। तो हम यहाँ लिखेंगे एज नॉन पोलर, as naphthalene, NaPH, THALENE is a non-polar solute, as naphthalene is a non-polar solute, इतना समझ में आया? अभी हम लिखेंगे we know that non-polar solute always dissolves in non-polar solvent, always dissolves in non-polar solvent। मतलब समझ में आया? As naphthalene is a non-polar solute and we know that non-polar solute always dissolves in non-polar solvent, thus naphthalene dissolves in
नॉन पोलर solvent not in water because H2O मतलब water is a polar solvent. water is a polar solvent. वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है. सही है, समझ में आया? क्यों? नेफ्थलीन डिजोल्व्स इन पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि नेफ्थलीन जो है एक नॉन पोलर सॉल्यूट है और हमें पता है कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है. तो इन्होंने पानी दिया है मतलब वाटर. वाटर तो हमने देखा है ना, H2O. H2O क्या है? नॉन पोलर सॉल्यूट है क्या? नहीं सर, ये तो पोलर सॉल्वेंट है. तो वो नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में कैसे का डिजोल्व होगा? क्योंकि हमने पढ़ा लाइक डिजोल्व्स इन लाइक. तो इसीलिए नेफ्थलीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, नॉट इन वाटर. समझ में आया? परफेक्ट. बढ़ते हैं आगे. ऐसा क्वेश्चन आता है 2-2.5 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए कभी कभी आता है, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए नहीं आता, 4 मार्क के लिए नहीं आता. टेंशन नहीं लेने का. तो देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड का देखो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज होगा. अब कैसे क्या बताऊँ? घर पे मम्मी गुलाब जामुन बनाती है, गुलाब जामुन के लिए वो चाशनी बनाती है. चाशनी, सही है. तो चाशनी में जब शक्कर डालते हैं, पानी डालते हैं और वैसे ही रख देते क्या? नहीं, उसे गर्म करते हैं. उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको भड़का देते हैं, हीट लगा देते हैं, उसे नीचे से लगाते कि नहीं? क्यों लगाते हैं? उसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो इंक्रीज होने के लिए, फास्ट होने के लिए. नहीं तो ऐसा तो नहीं है, वो तो चाशनी तो 2 दिन में भी बन सकती है. समझ में आया? तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस. When temperature increases, solubility of gas in liquid decreases. Solubility of gas in liquid decreases. अभी क्या है देख लेते हैं हम. सेकंड वाला. पहला तो समझ में आया. जब चाशनी बनाती है मम्मी तो पानी में शक्कर डालती है तो वो गैस पे चढ़ा देती है. क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड का ही एग्जाम्पल है ना. शुगर जो है पानी में डिजोल्व हुई, वो जल्दी उसका सोल्यूशन बनेगा, जल्दी वो डिजोल्व होगा एक दूसरे में, उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. तो एक चीज ध्यान रखनी है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस. सही है. अभी सेकंड देखो. सेकंड देख लीजिए. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगा. सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगा. टेम्परेचर और गैस का कुछ भी पट्टा नहीं है, सीधी बात. मैं यहाँ लिखूं, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस. गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी. फॉर गैस यहां सॉल्युबिलिटी लिख देता. गैस के लिए क्या है? जब टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जब सॉल्युबिलिटी कम होगी टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सही से बात बताऊं, सॉलिड इन लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन गैस के लिए टेम्परेचर चलेगा नहीं. गैस के लिए स्पेशल एक है प्रेशर, वो हम देख लेते हैं अभी. देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अकॉर्डेंस विद द टेम्परेचर ऑन सॉलिड एंड गैस इन अकॉर्डेंस विद सॉल्युबिलिटी. तो देखो यहाँ कुछ नहीं, 2 पॉइंट्स लिखने. क्वेश्चन समझ में आपको? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड एंड गैस इन अकॉर्डेंस विद सॉल्युबिलिटी. तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस. फर्स्ट नंबर दे देंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of solid also increases. Solubility of solid also increases. सही है. Second point, when temperature increases, solubility of gas
डिक्रीजेस, डिक्रीजेस क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, मतलब सॉलिड और गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के हिसाब से कैसे क्या होगी, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड ऑल्सो इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस भी कम होगा। सही है, किसने बोला, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्यूबिलिटी ऑफ गैस कम होगा और जब टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्यूबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा। समझ में आया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है, क्वेश्चन समझ में आया, 2 मार्क के लिए आ सकता है। आगे बढ़े, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ये बात ध्यान में रखना, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ इंक्रीजेस विथ प्रेशर, मतलब यहाँ सॉल्युबिलिटी है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है गैस की केस में। अब वो कैसे क्या है सब देख लेंगे आप। ये हेनरीज लॉ, कौन सा लॉ देखेंगे हम यहाँ, हेनरीज लॉ। इट स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब यहाँ लाल पेन यूज कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं, ये देखो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यहाँ लिखेंगे हम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब ऐसा लिखने से पहले एक चीज और आपको बता देते हो, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस चीज से पहले ये लिखना है आपने, मतलब आपको याद रहेगा, बहुत सरलता से याद रहेगा। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब यहाँ आ जाएगा S इक्वल्स टू KHP, मैं यहाँ लिखता हूँ S इक्वल्स टू KHP, ऐसा लिखना है इसे, ये साइड में नहीं लिखना, ये कैसा कंप्यूटर में नहीं आता दोस्त, टाइपिंग करते समय नहीं आता वो, इसीलिए ये ऐसे नीचे लिखना है KH। समझ में आया, क्या लिखना है, KH नीचे लिखना है, S इक्वल्स टू KHP। अभी दोस्त S क्या है, S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ये कुछ नहीं, यूनिट नहीं देखना, यूनिट वो हम सब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब देखेंगे, कोई ज़्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेना। S इज द सॉल्युबिलिटी लिखना सिर्फ ऑफ द गैस, और P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, P इज द प्रेशर ऑफ द गैस। और जो ये है ना KH इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब देखो S क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, और KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। सही है, एकदम परफेक्ट, समझ में आया। बड़े आगे हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट रहता है दोस्त, आता है पेपर में, हर 1-2 साल बाद मिलता है आपको, या तो फिर हर साल में एक बार ये आता है, नहीं तो इसका न्यूमेरिकल तो कंफर्म रहता है। अभी ये जो एग्ज़ाम हुई अभी 22-23 की, उसमें हेनरी लॉ पे एक न्यूमेरिकल था, अब देख सकते पिछला पेपर। अभी देखते हैं विच गैस डज नॉट ओबे हेनरी लॉ। 2 ही गैस है, MST CT, देखो किसके लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि क्या है कुछ लोग अभी से स्टार्ट कर लेते हैं, हम भी अभी 1-1.5 महीने बाद MST CT की स्लो बैच लॉन्च करने वाले हैं। देखो ये MST CT, JEE और नीट, इसके हॉट क्वेश्चन है। NH3 एंड CO2 आर द गैसेज दैट डू नॉट ओबे हेनरी लॉ। ऐसे 2 ही गैस है जो हेनरी लॉ ओबे नहीं करते। कौन से, एक NH3 और एक CO2, मतलब अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द ओनली 2 गैसेस विच डज नॉट ओबे द हेनरी लॉ। समझ में आया। आगे बढ़ते फटाफट। वेपर प्रेशर, अभी वेपर प्रेशर से हम कल देख लेंगे, बराबर है। वेपर प्रेशर से कल देख लेंगे हम पूरा यहाँ तक, राउल्ट्स लॉ, आइडियल गैस सॉल्यूशन, और सेकंड भी देख लेंगे, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से पहले जो होता है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो चलो आज जितना पढ़ा है उतना पूरा बेसिक्स आपने लर्न करना है, पूरा याद रखना है आपने। सही है, बहुत परफेक्टली याद रखना है। ऐसा नहीं कि सर आज पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म होने तक रोज सुबह पढ़ना है। लेक्चर से पहले जितना भी हमने किया है
सॉलिड स्टेट को भी ऐसे ही छोड़ नहीं देना, पढ़ना है धीरे धीरे। अभी अभी पढ़ लो, ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ, फिर मैं बताऊंगा आपने कब उसे रिवीजन करना छोड़ देना है, वो सब बताऊंगा। तो अभी दोनों चैप्टर सरलता से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत कुछ भी डाउट रहा कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, ज़रूर पूछिए, ज़रूर ये करेंगे। और लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यही बात बता रहा हूँ मैं। वरदान बैच ट्रेंडिंग बैच होनी चाहिए क्योंकि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है बेसिक्स के साथ। तो चलो मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। गुड बाय।